हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के दौरान इस बात पर भी फोकस करेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा, किन किन चीजों पर प्रभाव ज्यादा रहा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? पहला स्टेटमेंट है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि जो थी, इस निधि पे क्या भारित थी? तो सही है, यानी इस निधि से जो है भरण पोषण किया जाता था इंडिया ऑफिस के लिए और लंदन में। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, पहला तो सही है, दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन दोनों का जो व्यय है इस निधि से दी जाती थी, यानी यह निधि पे भारित होता था। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को जो है लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि जो है ये सही नहीं है। तो यानी पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है और बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्क यानी होम चार्जेस से तात्पर्य जो था वो ये था कि इंग्लैंड स्थित राज सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय। इसमें जो शामिल थे वो थे भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय, लेकिन यह व्यय 1919 तक ही भारित था, भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्क पर भारित नहीं थी। तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ए ऑप्शन सही है। देखिए, ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का जो प्रयोग है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था और इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पे नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल भी नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पे ब्रिटिश में यानी ब्रिटेन में जो है भारी शुल्क लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका जो कारण था वो ये था कि भारत में भारी उद्योगों का अभाव था। ये ऑप्शन सही है और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भारी उद्योगों के अभाव के जो कारण थे वो था उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास यहां पे नहीं हो सका। 4 नंबर क्वेश्चन है, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सी ऑप्शन सही है। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की व्यवस्था जो है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का जो है शुभारंभ किया और इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी इत्यादि नामों से जो है जाना जाता है। यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 19% ये जो है जो व्यवस्था था कवर करता था और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग का जो है जन्म हुआ। भूस्वामी ये घोषित किए गए, जिसे हम भूमि के लगान का 10/11 भाग उन्हें चुकाना होता था, यानी कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग वो जो थे अपने स्वयं की सेवाओं में खर्च करते थे। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। जमींदारों को जमींदारी और जोत के उप आवंटन और बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त हो जाने से भूमि पाने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी थी, बढ़ गई थी और जमींदार और काश्तकारों के बीच किराया वसूल करने वाले बिचौलिया की एक लंबी कतार जो है खड़ी हो गई। इनकी श्रृंखलाओं का उदय हुआ, एक लंबी श्रृंखला उदय हुई इन बिचौलियों का, किनके बीच? जमींदार और काश्तकारों के बीच किराया वसूल करने के लिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकारों की स्थिति किराया अदा करने वाले पट्टीदार या असमियों की भांति थी, जिन्हें जमींदारों की दया पे निर्भर होना पड़ता था।
क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस, बी ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है। 6 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? किसने लागू किया? तो कर्नवालिस ने। किन पे, मतलब किन से ये व्यवस्था जो है की गई थी? तो जमींदारों से जो है अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। ये ऑप्शन सही है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो सेम क्वेश्चन है, जमींदारों के साथ। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो सी कर्नवालिस, यानी लॉर्ड कर्नवालिस, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया किस वर्ष? तो 1793 ईस्वी में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को जो है सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन कौन से सही है। पहला है, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। और तीसरा है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। यानी इसमें ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा। देखिए 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त वाली भू व्यवस्था प्रणाली जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत किया गया। इस मतलब कि तब जब तक स्वीकृत किया गया तब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11वां भाग सरकार को देते रहे। अगर नहीं, इतना नहीं देते हैं तो उनकी जो ये अधिकार है खत्म हो जाएगा। जमींदारी का भू क्षेत्र जो है निर्धारित नहीं था, यानी जमींदारी का जो सीमा था भू क्षेत्र का वो निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान, भूमि, चारागाह, प्रति आदि भूमि निर्धारित नहीं होने के कारण कानूनी विवाद बढ़ गए थे। जमींदारों और कृषकों के बीच अनेक मध्यस्थता के कारण भी अधिक जो है मतलब विधिक विवादों की संख्या बढ़ गई थी। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करें और उनके अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। तो इसका क्या कारण था? इसका कारण था, बताइए। देखिए इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, बी ऑप्शन सही है। कर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू की। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, इनको अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां भाग जो है अपने पास रखना होता था और 10/11वां भाग किनको दिया जाना था? कंपनी को। शेष हिस्सा जो है आपको यानी 10/11वां भाग ऊपर में भी डिस्कस किए थे, कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते रहे। समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी जो है वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह से जो है जमींदारों के दया पे निर्भर होते थे। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था और इस कारण बहुत से मामलों में पट्टा जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 के रेंट अधिनियम यानी रेंट एक्ट के तहत, यानी रेंट एक्ट जब पारित हुआ, पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिले और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के मुसलमान किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों के रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण थे? वो था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के अधिकार, बी ऑप्शन सही है। और देखिए इसके बारे में 2-4 लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। लॉर्ड कर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में यानी 1790 ईस्वी तक लागू की गई। 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई और इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से अपने मतलब हस्तांतरित करना, ट्रांसफर करना, और मूल कारण जो था वो कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित
राशि को जो है तय करना था, निश्चित राशि को जो है अपने पास मतलब इकट्ठा करना था, ज्यादा से ज्यादा उन्हें जो है भू राजस्व मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में पूछा गया है कि यहां पे है कि रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करना। देखिए यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे 1885 होगा। 1885 में बंगाल और बिहार में, ठीक है, इसमें आपका वैसे ए ऑप्शन सही है। तो 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी थी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदार और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतबाड़ी बंदोबस्त से। सी ऑप्शन सही है। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व के वसूली के लिए लागू की गई दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी रैयतबाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के जन्मदाता थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इन दोनों का नाम याद रखना है। इन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया और तत्पश्चात यह व्यवस्था जो है मद्रास, बंबई और कुछ हिस्से, मतलब बंबई के कुछ हिस्से, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक के एक भाग है, यहां पे लागू की गई। तो किन लोगों ने लागू किया और किन किन क्षेत्रों में लागू हुई, यह इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। और इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दे दिए गए थे और ये प्रत्यक्ष रूप से या कहें कि सीधे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गए थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का जो हिस्सा था 51% था। 51% जो था यह व्यवस्था कवर किया था और इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी। लगान की दर भी काफी ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए और जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का एक कारण भी बन गया। 15 नंबर क्वेश्चन है मद्रास में रैयतबाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? तो है मुनरो। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 16 रैयतबाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, किसने की थी? तो सेम क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो। और एक और नाम है, उसका भी नाम याद रखना है, कमेंट में बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? देखिए आ गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया। मैंने बोला ना कि किन किन लोगों ने लागू किया और कहां कहां पे लागू की गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में जो है ये लागू हुआ था। 17 का डी ऑप्शन आपका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी, बताइए। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1820 में थॉमस मुनरो ने जो है मद्रास प्रांत में लागू किया। बाद में यह बंबई, सिंध, बरार, असम आदि इलाकों में भी लागू की गई। 19 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, किन भागों में? तो दक्षिणी भारत में। डी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में प्रचलित था, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी प्रमुख थी। इस प्रणाली को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है सरकार रैयत को पट्टा देती थी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों और बड़े जागीरदारों के अभाव में रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था का सूत्रपात थॉमस मुनरो ने किया था, जो मई 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया।
रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल गया था, यानी उन्हें मालिक माना जाता था उनके अपने जमीन का, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था, और इस व्यवस्था में सरकार रैयतों को पट्टा जो है प्रदान करती थी, ताकि वे किसान जो भूमिहीन है अपनी आजीविका कमा सके। तो याद रखना है इन सारे पॉइंटों को। 21 नंबर क्वेश्चन है, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम के सर्वप्रथम जो चाय की कंपनी थी इसकी स्थापना 1839 में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। तो याद रखना है इसकी स्थापना 1839 में हुआ था, और यह कंपनी जो है 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी, तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा निम्न कथनों में से कौन सही है? तो बताना है कि ड्रेन थ्योरी का जो दादा भाई नौरोजी ने जो प्रतिपादन किया था, जो थ्योरी दिए थे, इनमें से कौन सही है? देखिए इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए बहिर्गमन का कह सकते हैं, बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का जो तात्पर्य है भारत से धन संपत्ति माल का जो है इंग्लैंड में हस्तांतरण। तो जो बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा के तात्पर्य जो है वो भारत से जो है धन संपत्ति माल जो है कच्चे माल जो भी हैं ये इंग्लैंड में हस्तांतरण होते थे, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का जो अर्थ था आयात की तुलना में अधिक निर्यात होना। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों में इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वर्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से, याद रखना है दादा भाई नौरोजी के कौन कौन से मतलब कि पुस्तक के नाम है, तो इंपॉर्टेंट है। तो इनके माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से अपने अफवाह सिद्धांत है, अफवाह यानी जो ड्रेन थ्योरी है इसका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन ये करते हैं। और एक अन्य प्रख्यात भारतीय नेता रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत जो है प्रकट किया था। सकल राज्य क्या प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पे बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया, और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता के कारण वर्षों से लगातार चला रहा धन का जो है बहिर्गमन है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर में जो आपका स्टेटमेंट था वो आप देख सकते हैं, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यह था जो आपका है ड्रेन थ्योरी का दादा भाई नौरोजी का जो प्रतिपादन था, इसके व्यू में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, किसने प्रतिपादन किया था? वो थे दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन सही है। 24 में भी सेम क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? बताइए। तो दादा भाई नौरोजी थे पहला। दूसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर। देखो ऊपर में डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो बताइए। आप लोग कमेंट भी करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज कमेंट किया करिए। और तीसरा जो है आरसी दत्त है। तो बताइए इनमें से कौन सही है, बताइए। देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। डी ऑप्शन सही है। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू पर जो है विश्लेषण किया, इन्हें विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का जो योगदान है सबसे महत्वपूर्ण है। पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा महादेव गोविंद रानाडे, और तीसरा है आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन तीनों ने यानी इन्होंने जो है भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। और इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले,
पृथ्वी चंद्र राय समेत अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता और पत्रकार ने जो है तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का इन्होंने गहराई से विश्लेषण किया और ये लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे जो बड़ी बाधा है वो है उपनिवेशवादी। याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? वो है सर सैयद अहमद खान। डी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास और भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही वो थे संभव मानते थे। वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी जो है इसमें जो है वो विश्वास नहीं करते थे। धन बहिर्गमन के सिद्धांत में इनका विश्वास नहीं था। 27 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। ऊपर में मैंने इस बात को बोला था कि आपको दादा भाई नौरोजी के जो जो पुस्तक हैं उनका नाम याद रखना है। तो देखिए इसमें दादा भाई नौरोजी का ये लिखा हुआ पुस्तक है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और इसमें जो होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का जो है प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए हुए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे, ये कह सकते हैं। इन्होंने अपने लंबे निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला। धन के बहिर्गमन और धन के निकासी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का जो सिद्धांत है इकोनॉमिक्स ड्रेन थ्योरी, इस पर जो है दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि राज्य भारत को दिन प्रतिदिन जो है लूटने में लगा हुआ है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। और अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखा था और इन्होंने तथ्यों से अपने प्रबंध को जो है सिद्ध किया। 1905 में एक पत्र में उन्होंने जेटी सदरलैंड को लिखा था कि भारत की स्थिति निश्चय ही बहुत शोचनीय है। यह निरंतर यहाँ पे जो है निरंतर लूट मचाई जा रही है। यहाँ पे जो है भारत को जो है निरंतर खोखला किया जा रहा है। प्राचीन काल में भी लुटेरे आते थे, परंतु लूटने के पश्चात वे वापिस चले जाते थे और कुछ ही वर्षों में भारत पुनः अपनी मतलब हानि की पूर्ति कर लेते थे। परंतु अब तो वह निरंतर अधिक से अधिक धन यानी जो है धन लूटते जा रहे हैं और लोगों को जो है वहां की जो स्थिति है निर्धनता की स्थिति बनी हुई है और ये निर्धन बनते जा रहे हैं। मतलब उसे इस लूट से दम लेने की आवश्यक अवकाश जो है मिल ही नहीं रहा है। इस तरह से उन्होंने इस पत्र में सारी चीजों को जिक्र किया। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है इसमें किस पे विचार करना है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देने की जो देन थी वो क्या थी? तो देखिए दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी जो देन थी वो आपको पता है, ऊपर में भी डिस्कस किए हैं। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन होगा इसमें पहला ए ऑप्शन सही है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण पर जो है आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण पर बल देकर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है भारत से, और इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भी अपनी जो है जो सिद्धांत दिया जिसे हम ड्रेन थ्योरी कहते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस सिद्धांत को जन्म दिया। तो ये सारे टॉपिक जो थे मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो सारे पॉइंट थे, चाहे जो भी क्वेश्चन भी थे, वो सारे इंपॉर्टेंट है। आपको जो है एक दो बार रिवीजन करते रहना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? देखिए कार्ल मार्क्स का यह विचार है। इन्होंने यह विचार किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है भारत में घिनौनी है, और इनके बारे में दो चार लाइन है, देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है
भारत में घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंका शायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखे और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे, किंतु अब इस देश में सूती कपड़ों की मानो बाढ़ सी आ गई है। तो इस तरह से इनका जो है विचार है। 1857 की क्रांति हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया का मुझे जो है बहुत इंतजार रहता है। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कुछ भी अपडेट आए आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाए। थैंक यू।